Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 12.1 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लास्ट के सेशन में प्रैक्टिस सेट 12.1 कंप्लीट की थी। आई होप आपने वो सेशन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जल्दी से आप प्ले लिस्ट में जाकर उस सेशन को देख लो ताकि आपको आज का सेशन पूरी तरह से क्लियर हो। हम लोगों ने लास्ट में क्या चीज़ें सीखी थी उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों रोज का जो काम है हमारा सेशन को शेयर करना वो कर लेते हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ जितने भी लोग नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपको आगे आने वाला सिलेबस ना आपको इसी के थ्रू मिलेगा। सब्सक्रिप्शन करके रखोगे तभी आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन को लेकर और समझते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आज जो होगा ना इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में बनती हुई कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होगी। जैसे कि हमारी इन लाइफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना वो हमारा यूज कहाँ हो रहा है, लाइफ में कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब मैथ ऐसी पढ़ाई जा रही है आपके दिल में क्वेश्चन आराम से बन जाता है यार इसका यूज कहाँ होगा। कहीं भी यूज तो कर नहीं पाते हम, इस एक्स वाई जेड का कहीं यूज तो कर नहीं पाते, जबकि पढ़ना हमको मैथ में ही है इसको। तो ये सारी चीजें आज आपको पता चलेंगी कि कैसे एक इक्वेशंस हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देख सकती है। राइट, उन इक्वेशंस को कैसे हमें मैनेज करना चाहिए अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें लाइफ पर ही डिपेंडेंट हैं और लाइफ का ही जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी सब मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाती हैं। आज वही चीजें सब सीखेंगे कि हमारी लाइफ का कैलकुलेशन कैसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को करने से पहले मेरी एक सजेशन है आपसे कि आप लोग क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इसको फील करो, सोचो कि अगर ये मेरे साथ ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से ही। इसमें थ्योरी कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही खुद ही थ्योरेटिकल है। तो हम लोगों के पास थ्योरी कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझो और आंसर लगाना शुरू करो। याद रहे क्वेश्चंस को वन वेरिएबल में ही बनाना है, आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, दूसरा वेरिएबल नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा लेसन ही कहता है कि क्वेश्चंस इन वन वेरिएबल में ही आपको सॉल्व करके देना है। राइट फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हुए बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फ्रेंड्स, यहां पर बोला गया है कि मदर इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन। एक मम्मी है और एक बेटा है। आप अपने आप को अज्यूम करो, आपकी मम्मी, आप खुद उनके बेटे। ठीक है, तो होता क्या है इस केस में, यहां पर 25 ईयर ओल्डर है। कौन? मम्मी। ओल्डर मतलब बड़ी है, यंगर बोलता तो छोटी है, ओल्डर है तो बड़ी है। ठीक है, किससे बड़ी है? अपने बेटे से 25 साल बड़ी है, 25 ईयर बड़ी है। कहने का मतलब ये है अगर बेटा 15 साल का होगा तो मम्मी जो होंगी 25 साल और बड़ी होंगी। 15 में 25 ऐड कर दोगे तो किसकी एज निकल आएगी? मम्मी की एज निकल आएगी। क्या इतनी बात समझ में आती है? सोचो, अगर बेटा 15 साल का था तो मम्मी कितने साल की रही होंगी? आप सोच के बता सकते हो। मेरे ख्याल से यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 40 ईयर्स। राइट, 40 ईयर्स, क्योंकि 15 प्लस 25 जब आप करते हो तो आपके पास आता है 40 ईयर्स। तो इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अगर सन की एज हम कहें कि 10 ईयर है तो मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? 25 ईयर ओल्ड, मतलब 35 ईयर्स की मम्मी हो जाएंगी। राइट, क्योंकि 10 साल का तो बच्चा है, मम्मी उससे 25 साल ज्यादा बड़ी है तो 25 और ऐड कर दो तो मम्मी की एज निकल आएगी। जरूरत किसकी पड़ रही है? सोचो क्वेश्चन में जरूरत किसकी पड़ रही है? हमें किसकी एज पता चल जाए कि हम मम्मी की एज आराम से कैलकुलेट कर पाए। हम हर बार बेटे की एज को अज्यूम कर रहे हैं। राइट, हमने कहा अगर बेटा 10 साल का हुआ तो मम्मी 25 साल बड़ी होंगी, बेटा 15 साल का हुआ तो मम्मी 25 साल बड़ी होंगी। इस तरह से हम मम्मी की एज निकाल पाते हैं जब बेटे की एज पता होती है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेटे की एज पता चल जाए तो मम्मी की एज आराम से निकल जाएगी। क्वेश्चन का सबसे पहला एक जो मोटो होता है कि हमें लेट क्या करना है वो पता करना पड़ता है कि हम लेट किस चीज को करें। यहां हमें पता चला कि बेटे की एज पता चल जाए, तो हम लोगों को बेटे की एज तो पता नहीं है, तो हम यहां क्या लेट करेंगे? एज लेट करेंगे सन की। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। ठीक है, x एक वेरिएबल में मैंने लेट कर लिया कि x साल का वो बेटा है। अगर x साल का बेटा है, 10 साल का बेटा था तो उसमें 25 ऐड कर दिया था तो मम्मी की एज निकल आई थी। सिमिलरली यहां पर भी आप क्या करोगे? मदर्स एज क्या हो जाएगी? मदर्स एज। तो आपको अब अंदाजा लग गया होगा कि बेटे की एज में 25 ईयर और ऐड कर दो, तो x में बेटे की एज में
25 ईयर और ऐड कर दोगे तो मम्मी की एज बन जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरी हमारी थ्योरेटिकल है, थ्योरी से ही ज्यादातर समझ में आ जाएगा। आगे समझते हैं। फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स रेशियो ऑफ सन्स एंड एज एंड मदर्स एज विल बी 4/9। इन्होंने कहा है 8 साल बाद उनकी जो एजेस है उनका रेशियो, किनकी एजेस? मम्मी का और बेटे की एज का जो रेशियो है वो रेशियो 4 और 9 है। ठीक है, तो आपको बताना है बेटे की एज कितनी है। बेटा 8 साल बाद क्या हो जाएगा, जरा इसके बारे में बात करो। आफ्टर 8 ईयर्स तो क्या हो जाएगा आप बता सकते हो? अगर बेटा आज 10 साल का है तो 8 साल बाद 18 साल का हो जाएगा ना। मम्मी भी उतनी ही बड़ी हो जाएंगी, 8 साल ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। अगर मम्मी आज 40 ईयर्स की होती तो मम्मी आगे 8 साल बाद 48 ईयर्स की हो जाती। क्या ये बात समझ में आती? 8 साल बाद उनकी एज जो होगी वो 8 साल बड़ी हो जाएगी। चलो बात करते हैं आफ्टर 8 ईयर्स। तो आफ्टर 8 ईयर्स जो सन्स एज होगी, सन्स एज बेटा आज जो एज थी वो x थी, 8 साल बाद जब जाओगे तो x में 8 ऐड हो जाएगा। ये आ गई बेटे की एज। अगर बेटे की एज आ गई तो मम्मी की भी तो एज इतनी ऐसे ही निकाली जाएगी। मम्मी की एज आज कितनी थी? तो आज जो था x + 25 था। आफ्टर 8 ईयर गए तो इसमें 8 साल और ऐड हो गए, x + 25 + 8 ईयर्स। तो आप इसको कह सकते हो x + 33 ईयर्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी मम्मी की एज हो गई, ये मम्मी की एज निकल कर आ गई, ये बेटे की एज आ गई। लेकिन इन्होंने कहा था कि मम्मी और बेटे की जो एज का रेशियो है वो 4 और 9 है। तो बेटा ये एज है, इसका रेशियो बना लो। रेशियो का मतलब इसको डिवाइड में रखो, या रेशियो का मतलब होता है वो जो डॉट नहीं दिखते हैं ये वाला, ये रेशियो का सिंबल होता है, राइट। तो इसको रखने के लिए हम लोग डिवाइड में रखेंगे, जैसा कि 4/9 दिया भी गया। पहले ये ध्यान दो कि पहले बोला किसकी एज को गया, तो पहले बोला सन की एज को, फिर मदर की एज को। तो पहले सन को रखो, तो रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या आएगा रेशियो जरा बताओ? तो पहले बेटे की एज रखो, नीचे रखो मम्मी की एज, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 4/9 आ जाएगा। ये इनकी एज का जो रेशियो है वो 4/9 है, ऐसा इन्होंने कहा था। हमने भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे समझते हैं क्या हो रहा है। बेटा सॉल्व करो इसको। सॉल्व करने का मतलब है 9 को इधर लेकर आओ, इसको उधर लेके चलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जगह बची नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग यहां लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग पहले यहां देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखते जाना। 9x + 8 और 4x + 33, x + 33। स्टूडेंट्स 9 को मल्टीप्लाई करोगे 9x 72, 4x यहां पर हो जाएगा 132, 4 3 = 12, कैरी 1, 4 3 = 12 and 13, राइट। 4x को इधर ले आओ। अब देखो इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल बन गई है। एक्सरसाइज 12.1 में, सॉरी ये आज जो है हमारे पास 12.2 चल रही है स्टूडेंट्स, राइट। ये हमारी आज एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। तो 12.1 में मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल कैसे सॉल्व की जाती है। इसीलिए बोला था सेशन 1 जो है आपको जरूर देखना चाहिए। आज हम लोग 12.2 पढ़ रहे हैं, गलती से 12.1 हो गया था, कोई बात नहीं। आगे 72 को उधर भेजो, तो 4x को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये माइनस में कैसे हुआ, स्टूडेंट्स पहले ही बता दो, प्लस की चीज इधर आओगी तो माइनस में लाओगे, माइनस की चीज लाओगे तो प्लस में जाओगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है, ये बात आपको बहुत बार सिखाई गई होगी, राइट। तो ये देखो प्लस का था, इधर आया माइनस का, ये प्लस का था, उधर गया माइनस का। तो यहाँ पे 9x में से 5x माइनस हो गया तो बच गया 5x, सॉरी 4x माइनस हुआ तो 5x बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 2 में 2 गया, 13 में ये गया तो 6 बच गया। 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दोगे तो x = 60/5, 5 यहाँ पर डिवाइड करो 12 आ गया। तो कितना आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा x = 12 ईयर्स। स्टूडेंट जरा आप मुझे बताओगे x था क्या? x था क्या? x थी सन की एज।
सन्स एज x थी, मतलब जो बेटा है वो 12 साल का है, तो सन्स एज कितनी निकल कर आ गई, 12 साल निकल कर आ गई। यही इन्होंने हमसे पूछा भी था। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जितना डीपली मैंने बताया है आपको उतना ही अच्छा समझ में आया होगा। पसंद आया है सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी कुछ सिखा के जाएंगे आज, ठीक है। आपके साथ साथ में और लोग भी सीखने चाहिए, तो आप जल्दी से सेशन को एक शेयर कर दो अपने सभी सोशल मीडिया पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चीज थी x = 12, ये हमारी बेटे की एज निकल आई। अब आप आराम से बता सकते हो, यहां अगर 12 रखूंगा तो 25 अगर ऐड हो जाएगा तो 37 ईयर जो होगा मम्मी की एज आ जाएगी, राइट। मम्मी की एज पूछी नहीं तो निकालना इतना जरूरी है नहीं। उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो स्टूडेंट्स, नोट करना चाहो तो मेरे साथ नोट करते चल सकते हो, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका पीडीएफ फॉर्म आपको वीडियो के साथ ही मिलता है, ठीक है। जब आपको यूट्यूब पर वीडियो आपको अपलोड होता है तो आप देखे होंगे कि चैनल के साथ में एक पीडीएफ जरूर आता है। वीडियो के साथ में चैनल पर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ जरूर मिलता है, वो पीडीएफ उसी वीडियो का ही होता है। तो आप टेंशन मत लो, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, ठीक है। और चाहो तो अगर साथ में नोट कर रहे हो तो इससे अच्छी क्या बात है यार, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चल लो, वह काफी कुछ सीख भी जाओगे मेरे ही साथ। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स और समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 12। एक डिनोमिनेटर है, एक न्यूमरेटर है, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से। कितना ग्रेटर है, 12 ग्रेटर है। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, द न्यू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/2। स्टूडेंट सब सेम टू सेम वैसा ही दिया गया है, कुछ कंडीशंस दे दी हैं, उसके बाद दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, राइट। पहली इक्वेशन में क्या बोलते हैं, पहली इक्वेशन में ये बोलते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 12 बड़ा है, मतलब 12 बड़ा है। तो लेट करने की क्या जरूरत पड़ेगी, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को। बेटा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो अगर हम सोचें कि अगर डिनोमिनेटर तो बड़ा है तो पहले ये तो पता चले कि न्यूमरेटर कितना था, तभी तो हम कहेंगे कि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है। तो न्यूमरेटर अगर मान के चलते हैं कि 10 था तो डिनोमिनेटर अपने आप आ जाएगा। 10 था तो वो उससे 12 बड़ा होगा, मतलब 22 होगा। अगर मैं कहूं कि न्यूमरेटर 5 है तो आप आराम से समझ जाओगे कि डिनोमिनेटर 12 बड़ा है, मतलब 12 बड़ा है, तो मतलब 5 + 12 17 होगा। तो डिनोमिनेटर कितना होगा, 17 होगा। लेट करने की जरूरत आपको समझ में आ गई होगी किसकी है, लेट करने की जरूरत न्यूमरेटर की है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। अगर न्यूमरेटर इतना है तो डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, और कितना बड़ा है, नॉमिनेटर इज इक्वल टू x + 12। न्यूमरेटर से 12 बड़ा है तो हमने 12 ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स यहां पर न्यूमरेटर को ना मैं n से डिनोट करूंगा और डिनोमिनेटर को d से। तो समझ जाना क्वेश्चन में जहां जहां n आए वहां वहां समझ जाना न्यूमरेटर की बात की जा रही, जहां भी d आ जाए समझ जाना डिनोमिनेटर की बात की जा रही। बहुत बड़ा स्पेलिंग लिखना पड़ता है, इसलिए इसको सिंपल फॉर्म में मैं ऐसे नोट करूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने एक कंडीशन भी रखी है। क्या रखी है कि अगर मैं न्यूमरेटर को 2 डिक्रीज कर दूं और डिनोमिनेटर को 7 इंक्रीज कर दूं, ठीक है। ATQ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूमरेटर को क्या कर दिया है, न्यूमरेटर को कितना डिक्रीज करा गया है, कितना डिक्रीज किया गया है, 2 डिक्रीज का मतलब कम करना, तो कम कर दिया न्यूमरेटर में 2 माइनस कर दिए। डिनोमिनेटर मैंने बोला था ना ये सिंबल यूज करूंगा तो समझना, डिनोमिनेटर अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो था x + 2, अब इंक्रीज हो गया 7, बिल्कुल। तो 7 इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ गया, बढ़ाने का मतलब है प्लस करना, प्लस कर दिया तो कितना आ गया, x + 19 आ गया। तब क्या होता है, जब इनके साथ ये काम हो जाता है तब क्या होता है, तब होता ये है कि जो न्यू फ्रैक्शन बनता है, नया फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा मतलब इनसे मिलाकर जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा 1/2 के। तो हमने कहा कि n/d जो नया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन बना वो इक्विवेलेंट है 1/2 के।
क्लियर। अच्छा, न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा मेरे पास में ये, तो x माइनस 2, डिनोमिनेटर कितना आ गया x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। देखो स्टूडेंट्स, फिर से एक इक्वेशन वही वाली बन गई जैसे इसके पहले अभी पढ़कर आए थे। अगर आपको समझ में आ गया हो कि अब क्या करना चाहिए तो आई होप आपने करना भी शुरू कर दिया होगा। और 2 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 19 को इधर लेके चलोगे तो x प्लस 19 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि सेम टू सेम वही चीज आएगी। और साथ ही साथ 2 को x से किया 2x, 2 को 4 से करोगे माइनस का 4, 1 को x से किया ये हो गया 19, सेम टू सेम वही चीज आ जाएगी। x को इधर लाओगे माइनस में चला जाएगा, ये माइनस का है तो उधर प्लस में चला जाएगा, x इधर आ गया तो 2x माइनस x 19, और ये माइनस का 4 था तो उधर गया प्लस का 4, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स x हो गया, इज इक्वल टू में 19 प्लस 4 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। क्या कोई दिक्कत आई यहां पर? x था क्या, इन्होंने हमसे पूछा क्या, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो भाई ये था ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा, ये तो आफ्टर मॉडिफिकेशन था कि 2 माइनस किया 7 प्लस किया। ओरिजिनल फ्रैक्शन कहां था, यहां था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो? तो ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरा आ जाएगा n/d, और n की वैल्यू कितनी थी, x/x प्लस 12 थी। x ये ओरिजिनल वाला था, ये वाला ओरिजिनल था, तो हमने कहा 23/23 प्लस 12, तो कितना आ गया 23/35 आ गया। ये मेरा ओरिजिनल आंसर आ गया। ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन निकालना चाहो तो ये वाली वैल्यू रख सकते हो, यहां पर हमने रखा था। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करेंगे हम लोग कंटिन्यू आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो भी मैंने बताना था आपको बता दिया था, ये आंसर था आपका। और ये मैं कह रहा था कि आपको मॉडिफिकेशन के बाद में जो हमने -2 + 7 करा था, तो इसके बारे में बात बता चुका था। तो इस तरह से आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है, जरा उसको भी हम लोग बाय प्रैक्टिकल समझेंगे। राइट, मैंने पहले भी बोला था स्टूडेंट, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, क्वेश्चंस को करने से ज्यादा फील करना सीखना। अगर आप क्वेश्चंस को इन लाइफ फील कर पा रहे हो कि अगर ऐसा मेरे साथ भी हुआ होता तो क्या होता ना, तो इन चीजों को जितना ज्यादा फील करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। इन्होंने हमसे कहा कि द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिंक और कॉपर जो दो मेटल होते हैं उनका वेट का रेशियो इन्होंने दिया है 13 और 7। ठीक है, जिंक इन ब्रास, अच्छा जिंक और कॉपर को मिला के जो ब्रास बनता है ना, उस ब्रास के अंदर जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 13:7 का है। फाइंड वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास अटेंसिल वेनिंग 700 ग्राम। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत छोटा है। इन्होंने हमसे कहा क्या कि ब्रास के अंदर जो जिंक, ये मैंने लिख दिया, पहले जिंक दिया है या कॉपर, पहले कॉपर दिया है तो पहले कॉपर लिखेंगे। यहां पे दिया हुआ है गिवन कॉपर रेशियो जिंक, कॉपर रेशियो जिंक वो कितना है स्टूडेंट 13:7 है। स्टूडेंट्स रेशियो को ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर ना इनकी शादी हो चुकी है। ये काफ़ी फनी सा एक लगता है एग्जाम्पल कि इनकी दोनों की शादी हो गई। ये भाई इनके बीच में ना गठबंधन हो गया है, रेशियो की वजह से एक दूसरे से मजबूती से जुड़ गए। अब इस गठबंधन को जो शादी हुई थी तोड़ने के लिए एक वकील बुलाया जाएगा। वो वकील कोई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, x, a, b, c कुछ भी आप ले सकते हो, डजंट मैटर। अगर वो आएगा तो इन दोनों को तोड़कर रख देगा अलग अलग। ठीक है, इनके बीच का रिश्ता टूट जाएगा, इनका गठबंधन टूट जाएगा। तो हम इनको वही वकील बुला के लाएंगे। और वो वकील आया और वो इसके साथ भी वकील चला गया, 13 के साथ भी एक वकील आ गया और जिंक के साथ भी एक वकील आ गया 7x। तो इस तरह से जो 13 और 7 के बीच में जो रेशियो वाला रिलेशन था वो टूट जाता है और 13 के साथ अलग और 7 के साथ अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वकील इनके साथ बैठ गए हैं। इस तरह से हम ये कहते हैं कि भाई इनकी अलग अलग वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप इनके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू चिपकाकर तोड़ दो इनको। ठीक है, तो ये टूट गए। अब इन्होंने कहा था ये है क्या एक्चुअल में, ये है वेट, कॉपर का वेट और जिंक का वेट। कॉपर और जिंक के वेट का रेशियो दिया था, रेशियो को तोड़ा तो ये अलग अलग हो गए। तो ये कॉपर का वेट है, ये जिंक का वेट है। कॉपर और जिंक को मिलाने से बनती है ब्रास।
तो ब्रास का वेट उतना होगा जितना कॉपर का वेट प्लस जिंक का वेट आप ऐड कर दोगे, राइट। कॉपर का वेट और जिंक का वेट जितना भी होगा, मान लो 10 ग्राम कॉपर लिया, 20 ग्राम जिंक लिया, दोनों को ऐड करके ब्रास बना लिया, तो ब्रास जो बनेगा वो 30 ग्राम का होगा जिंक और कॉपर को ऐड करने से। तो ब्रास का जो हमें वेट दिया हुआ है वो दिया गया 700 ग्राम, ये 700 ग्राम ब्रास दिया गया था। कॉपर का जो दिया गया था वो था 13x, जिंक जो था वो था 7x, था ना, जिंक 7x, ये 13x, टोटल हो गया 20x, मतलब ये हो गया 700। और समझना जरा, 20 को डिवाइड में ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में आती है। तो यहां पे देखोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 70 को जब डिवाइड करोगे 35 टाइम कट होगा, तो x की वैल्यू आ गई 35। स्टूडेंट्स समझ में क्या आया? कॉपर का वेट 13x था, तो 700 ग्राम के अंदर जो कॉपर होगा वो 13x का मतलब होगा 13 मल्टीप्लाई 35, 13 5 जा 65, 6 13 3 जा 39 एंड 6 45, इतना ग्राम होगा। क्या होगा? कॉपर होगा। बचा हुआ जिंक कितना ग्राम होगा? ऊपर बता दूं, ऊपर देखो जिंक का कैलकुलेट कर रहे हैं, जिंक होगा 7, तो 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, तो 13 7 जा कितना हो जाएगा? 13 7 जा 78, नहीं 91, राइट, 91 हो गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास क्या निकल आया? जिंक का ग्राम निकल आया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से कहीं पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। 700 थी, 1 मिनट देना स्टूडेंट्स, इन्होंने हमसे क्या बोल रखा था? कहां पर गया है क्वेश्चन? हाँ, इन्होंने हमसे कहा था कि 13 और 7 का रेशियो है, ठीक है, क्योंकि बेटा इनको और इसको ऐड करने से ना 700 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 7x स्टूडेंट, ये गलती हो गई, x की वैल्यू ना 13 नहीं है, 35 है, ये गलती हो गई थी, ठीक है। अभी समझ में आया होगा। तो 7 5 जा 35, 3 7 3 जा 21 एंड 245। अब आप इनको ऐड करोगे ना तो 600 और 200 टोटल 700 आ जाएगा। तो देखो इतना ग्राम कॉपर लेने से, इतना ग्राम जिंक लेने से, दोनों को जब ऐड करोगे तो मिलेगा ब्रास कितना मिलेगा? 700 का। तो हमें ये पता चल गया, इन्होंने कहा था टेंसिल वेट ये है, तो फाइंड द वेट ऑफ जिंक। जिंक का वेट कितना आएगा? तो जिंक का वेट आएगा 245। कॉपर का नहीं चाहिए था, तो चाहे ना भी निकालते तो काम चल जाता। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो दिया था उनके बीच में रेशियो तोड़ा, रेशियो तोड़ने से वेट अलग अलग हो गया, वेट को अलग अलग जोड़ देंगे तो हमारा टोटल ब्रास का वेट आ जाएगा, उससे हमें एक्स मिलेगा, एक्स को वापस उसी में रखोगे तो आपका काम हो जाएगा, जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा, राइट। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और समझते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अब आप फिर से रीड करो और समझो कि क्या दिया गया है, फिर मुझे बताओ कि आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। कमेंट करते रहा करो, कमेंट से समझ में आता है कि आपको क्या चीजें आ रही हैं और क्या नहीं आ रही, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे ये बोला है फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। होल नंबर की बात की गई है, इस बात को समझना, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो होल नंबर कहा गया, हाँ, होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। स्टूडेंट्स मोर देन 45 है और लेस देन 54 है। तो पहली बात तो ये मान लो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते कौन से हैं? होल नंबर चाहिए और लगातार वाले चाहिए। स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आपको ये समझाऊं, होल नंबर जो होता है, होल नंबर ये होता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। खास बात क्या है इनके बीच में? हर अगला आने वाला जो नंबर होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब आप जब आए हो तो अगला वाला जब आएगा तो एक स्टेप ज्यादा लेकर आएगा। जैसे 0 और 1 में आप जब +1 कर दोगे तो 1 बन जाएगा, 1 में फिर से आप 1 ऐड कर दोगे, यहां पर जब जाओगे फिर से 1 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हर बार एक स्टेप ज्यादा मिलेगा। मतलब अगला मेंबर अगर आपको लाना है तो आप उसमें +1 जरूर करो, ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव निकल कर आता है और होल भी है। इस तरह से अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अगर मैं इसको x लेट करके चलूं, कोई भी नंबर आप x लेट कर लो, तो अगला वाला जो मेंबर बनेगा वो x + 1 ज्यादा बनेगा।
फिर अगर x प्लस 1 है तो अगला वाला जो मेंबर बनेगा इसमें फिर से 1 ऐड हो जाएगा, मतलब इस बार 2 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ फिर से अगला वाला मेंबर लेकर आओ, अब समझ गए होगे x प्लस 3, फिर अगला वाला मेंबर x प्लस 4। कहने का मतलब ये होता है कि होल नंबर जब भी आप लेट करोगे, अगर आपने पहला नंबर x लेट किया है तो अगला नंबर x प्लस 1 आएगा, फिर उसका अगला नंबर x प्लस 2 आएगा, फिर उसका अगला नंबर x प्लस 3 आएगा। इस तरह से अगर आपने पहला नंबर, सोचो अच्छा, अगर आपने पहला नंबर x प्लस 7 लेट किया है तो इसका अगला नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव होगा वो x प्लस 8 आएगा। अब आपका दिमाग काम करना शुरू हो गया होगा, x प्लस 9 आएगा। मतलब लेट करने पर आपके डिपेंड करता है कि आप क्या लेट करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी लेट कर लो, इसमें से ये लेट कर लो, ये लेट कर लो, ये लेट कर लो, कोई भी नंबर लेट करके चलो, मान लो कि ये मेरा पहला नंबर था, पहला नंबर, उसके बाद में दूसरा नंबर जब लेट करोगे, लेट क्या करना, फिर दूसरा नंबर अपने आप निकल कर आएगा। कैसे निकल कर आएगा, वो उससे एक स्टेप ज्यादा रहेगा, एक नंबर ज्यादा रहेगा। ये आप बाय प्रैक्टिकल यहां पर समझ चुके हो, राइट। तो उम्मीद करता हूं पूरा क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 था ना, हाँ, इन्होंने एक खास बात ये बोली है कि आप जब इन नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास में आता है मोर देन 45 आता है। तो हमें नहीं पता कि मोर देन 45 तो भाई 46 भी होता है, 47 भी होता है, 48 भी होता है, ठीक है, अच्छा, लेकिन लेस देन 54 होता है, ये सोचने वाली बात है। तो 4th क्वेश्चन हम लोग करेंगे और समझेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले आपके पास में नंबर्स होने चाहिए, हम लोग नंबर लेट करके चलेंगे और बोलेंगे सबसे पहला नंबर मैंने x लेट किया है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, फर्स्ट नंबर जब x है तो सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। ये बात समझ में आ गई होगी, तीनों नंबर हमारे निकल कर आ गए। और समझाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनका सम करूं, ठीक है, तो कहां बोला है, हाँ, अगर मैं इनका सम करता हूं, होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54, ऐसा इन्होंने हमसे बोल दिया। तो आप जरा ये मुझे सोच के बताओ कि इनका जो सम आएगा वो हम लोग क्या ऐसे कैलकुलेट करें, सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये बोला स्टूडेंट्स, यहां पर x प्लस 1, x प्लस 2, अगर इन्होंने बोला कि इनका सम जो है 45 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इनका सम जो होगा ग्रेटर होगा किससे, 45 से। 45 छोटा रहेगा। तो जरा जोड़ के बताओगे, 3x हो गया और यहां पर आ गया प्लस का 3 ग्रेटर देन 45 और 3 उधर में गया माइनस में, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 45 माइनस 3, तो x कितना आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। स्टूडेंट्स x जो होगा वो 14 से बड़ा होगा, ऐसा हमें यहां समझ में आ गया। x की जो वैल्यू जो होगी वो 14 से बड़ी होगी। 14 से कितनी बड़ी होगी, अब कहां से 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, ये हमें समझ में आया, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी, अब हमें यहां से क्लियर होगा, x 45 से तो बड़ा था सम करने पर, लेकिन एक बात और बोली थी कि अगर इनका सम जो होता है ना वो छोटा भी होता है, किससे छोटा होता है, 54 से छोटा होता है। चलो ये बात समझ में आ गई। तो छोटा होता है तो लेस देन का इस्तेमाल किया, बड़ा होता है तो ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। यहां से ये पता चला कि x जो होता है वो 14 से बड़ा है। अब यहां से क्या पता चलेगा, 3x प्लस 3 इज लेस देन 54, 3 को माइनस करोगे, x प्लस 3 लेस देन 54, ये तो प्लस का था तो इधर चला गया माइनस में, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x लेस देन 51 अपॉन में 3, ये जो मल्टीप्लाई का था तो डिवाइड में चला गया। अब हमारे पास में ये समझ में आ गया कि 3 को कट करोगे तो आ जाएगा 17। स्टूडेंट्स जरा बात को समझना, x इज इक्वल टू लेस देन 17, सॉरी लेस देन क्यों, ऐसे लिखेंगे, राइट, लेस देन 17। अब जरा बात को समझो, 14 से बड़ा है और 17 से छोटा है, दो टाइप के नंबर बन सकते हैं, 14 से बड़ा 17 से छोटा। 14 से बड़ा होता है 15 और 16, 17 से छोटा होता है 15 और 16। मतलब x की दो वैल्यू हमको मिल सकती है, आप जो लेना चाहो वो आप पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं ऐसा समझाऊं कि इफ
अगर मैं कह दूं कि इफ x इज इक्वल टू 15 होता, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो मेरे पास में अगर x इज इक्वल टू 15 होता तो जो फर्स्ट नंबर आता ना, जो फर्स्ट नंबर होता वो क्या होता, वो x होता। तो x होता तो पहला नंबर 15 होता। फिर उसके आगे बात करते हैं, जो सेकंड नंबर होता वो x प्लस 1 होता, मतलब 15 प्लस 1 16 होता। और अगर थर्ड नंबर निकाला जाता तो x प्लस 2 होता, और वो कितना आता, 15 प्लस 2 मतलब 17 आता। अगर आपका पहला नंबर 15 लिया जाए, ये नंबर वैलिड माना जाए, तो आपका 15 16 17 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बनेंगे। इसके अलावा एक दूसरी कंडीशन और निकल कर आती है 16 वाली। अब 16 वाली कौन सी निकल कर आती है, ये हो गया हो तो मैं यहां पर रफ करूं। अब आप ये सोचो कि अगर मेरे पास 15 ना होकर मेरा नंबर 16 होता, क्योंकि मेरे तो दो नंबर हो सकते हैं, 15 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर इफ x इज इक्वल टू 16 लिए होते तो हमारा फर्स्ट नंबर जो होता, फर्स्ट नंबर वो होता x, और x कितना है, 16 है। सेकंड नंबर क्या हो जाता, सेकंड नंबर हो जाता x प्लस 1 जो कि है 16 प्लस 1 मतलब 17 है। थर्ड नंबर क्या हो जाता, x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 मतलब 18 हो जाता। ये हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। दो टाइप की कंडीशंस बन रही हैं, दोनों टाइप में 16 17 18 भी हो सकता है, और कहा गया ये वाला 15 16 और 17 भी हो सकता है स्टूडेंट्स, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल करते हुए चलना, तभी आपको समझ में आएगा 17 से छोटा और 14 से बड़ा। ठीक, तो ये दो नंबर हमारे निकल कर आ गए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं, अगर समझ में आ रही हैं चीजें, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, अपना काम करना मत भूला करो, क्योंकि इससे हम लोगों को पता चलता है ना कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आराम से बैठ के समझते चलो कि हम लोगों को क्या क्या सीखना है यहां पर। ठीक है, देखते हैं। इस बार इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कहानी दी हुई है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, एट द 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट अ यूनिट्स प्लेस। जो 10th प्लेस वाला जो नंबर है वो यूनिट प्लेस वाले नंबर का ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब है 2 गुना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने कहा है कि इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द सम इज 66। ओके, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट्स कहानी क्या है मैं वो पहले बता देता हूं। एक ऐसा नंबर है जिसमें 10th प्लेस वाला जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस वाले डिजिट से डबल है। कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो, जैसे कि एक 10th प्लेस वाला ये हो गया, यूनिट प्लेस वाला ये हो गया, तो यूनिट प्लेस वाले नंबर से 10th प्लेस वाला नंबर डबल है, दिख भी रहा है, ये 2 है तो ये 4 है, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन गया। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने एक कंडीशन ये बोली है कि जब हम लोग, ये तो ओरिजिनल नंबर निकल आया, जब हम लोग इनको इंटरचेंज कर दें, इनकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में बदल दो, तो जब आपस में बदल दोगे तो वो नंबर 24 बन जाएगा। 2 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 2 आ गया, ये नंबर हमारा 24 बन गया। अब क्या होता है, इस नंबर को ओरिजिनल नंबर में जब ऐड किया जाता है, ठीक है, इस नंबर को ओरिजिनल नंबर में ऐड करोगे तो आंसर आता है 66 आता है। क्या बात है, ठीक है, 66 आता है। ऐड करने से आ भी रहा है 66, मतलब मेरा जो 42 लिया गया है एकदम सही है, आंसर भी यही आएगा। अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यही आंसर बनने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इन दोनों नंबर को ऐड किया, जो कंडीशंस इन्होंने बोली थी पूरी पूरी सेटिस्फाइड भी तो करा के दिखाई है। तो ये कंडीशन, चलो वो तो बात की बात थी, अब देखते हैं आएगा क्या आंसर। तो ये कहानी समझ में आ गई होगी कि पहले एक नंबर लेना है, उसका 10th वाला जो डिजिट होगा वो हमारा क्या होगा, उससे डबल होगा, किससे, यूनिट डिजिट से डबल होगा। अब कहानी शुरू करते हैं। तो भाई 10th वाला डबल है, तो पहले ये तो बताओ कि यूनिट वाला है कितना, यूनिट वाला एक्चुअल में है कितना। और स्टूडेंट्स आपको एक और चीज सीखनी चाहिए यहां पर कि एक 2 डिजिट का नंबर आखिर बनता कब है। 2 डिजिट का नंबर, जैसे कि मैंने अभी ये एग्जांपल लिया था, ये आखिर बना कब, ये तब बना जब हम लोगों ने यूनिट वाले नंबर को यूनिट से, यूनिट का मतलब होता है 1 से, 10th वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया था, तब बना।
बात को समझ रहे हो कि नहीं? टेंस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यूनिट वाले नंबर को यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है, देन प्लस करने पर ये हो गया 40, ये हो गया 2, तब जाकर बनता है 42। समझे? मतलब जो भी नंबर आप लेट करोगे, अगर आपने टेंस लेट किया है तो टेंस को टेंस में मल्टीप्लाई कर कर ऐड करोगे, तब वो नंबर बनके तैयार होगा। इस थ्योरम को याद रखना, तभी आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है मैं सिखाता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास पता होना चाहिए कि आपका यूनिट डिजिट वाला नंबर है क्या, तो वो लेट करेंगे। क्या होगा वो लेट करने से? देखो इधर, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो मैंने लेट कर ली है x। क्वेश्चन ने कहा था कि इनका जो टेंस डिजिट वाला नंबर है, टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2x होगा। स्टूडेंट, बातों को बहुत ख्याल रखना, ये यूनिट डिजिट वाला है, ये टेंस डिजिट वाला है। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के सहारे एक नंबर बनाऊं अगर, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा नंबर जो आएगा ओरिजिनल नंबर ये बनकर तैयार होगा। मैंने कहा था कि 10 वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ये रहा, 2x में 10 से मल्टीप्लाई कर देना, साथ ही साथ x में 1 से मल्टीप्लाई कर देना। स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? तो जो नंबर बनकर तैयार होगा वही आपका ओरिजिनल नंबर होगा। तो जैसे कि ये आप देखोगे 20x हो जाएगा, ये हो जाएगा x, मतलब 21x, ये हमारा बनके तैयार हुआ ओरिजिनल नंबर। अब इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर मैं डिजिट्स को बदल दूं तब जो नंबर आएगा वो क्या था, जरा देखो। अकॉर्डिंग, मैं 80 क्यों लिख देता हूं सीधा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि यूनिट डिजिट वाला क्या हो जाए, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2x, और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी, टेंस डिजिट ऑफ नंबर इज इक्वल टू x। समझ रहे हो? जो टेंस वाला था वो यूनिट बन गया, जो यूनिट वाला था वो टेंस बन गया। जैसे 42 का था ना, मैंने बोला था 24 बन जाएगा। जो टेंस वाली डिजिट थी जो यूनिट वाली थी वो टेंस बन गई, जो टेंस वाली थी वो यूनिट बन गई। यही काम यहां पे किया गया है, टेंस वाली यूनिट, यूनिट वाली टेंस बन गई। अब नंबर क्या बना, तो हमारा नाउ न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर, फिर से वही काम करो भाई, टेंस वाले में 10 से और यूनिट वाले में यूनिट से मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो 10 वाला कौन सा था, ये वाला 10 था, तो हम लोग क्या करेंगे, x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको प्लस करेंगे यूनिट वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई करके। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 12x। ये पूरा नंबर हमारा बनके तैयार होगा नया वाला। तो इंटरचेंज के बाद यहां क्या लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर इंटरचेंजिंग डिजिट्स का इंटरचेंज किया, राइट। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो डिजिट्स बनकर, जो नंबर बनकर तैयार हुआ वो हुआ 12x, और ओरिजिनल नंबर था 21x। इन्होंने कहा था ओरिजिनल नंबर में इंटरचेंज वाला नंबर ऐड करने से हमारा आता है 66। तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। स्टूडेंट्स, बात को समझो, इन्होंने कहा था कि ओरिजिनल नंबर में इंटरचेंज वाला नंबर ऐड कर देना। तो ओरिजिनल नंबर था 21x, और वो न्यू नंबर जो बनकर हुआ 12x, ये बनाकर देता है 66। ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पर 21 और 12 कितना हो जाएगा, 33x, ये हो गया 66। x की वैल्यू कितनी आ गई, 66/2, तो कितना, सॉरी 33, आंसर आ जाएगा 2। 33 2 जस्ट 66 होता है। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हमारे पास में। अब और बात करते हैं, ये x की वैल्यू हो गई। पूछा था ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर है हमारे पास में 21x, तो हम कहेंगे ओरिजिनल नंबर वो कितनी थी, 21x थी। तो 21 में आप मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 2 मतलब 42, ये हमारा ओरिजिनल नंबर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा बेस्ड है।
राइट। एग्जाम्पल जो शुरू में लिया था वो भी 42 वाला ही ले लिया था, तो देखो उसी के सारे हमारा मैंने पहले ही देखते ही बता दिया था कि सारी कंडीशन तो वैसे ही सॉल्व हो गई थी, लग ही रहा था कि 42 आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। दैट्स कॉन्सिडेंस था कि एग्जाम्पल भी जो हमने उठाया वो 42 का ही सीधा ले लिया था। क्लियर, अच्छा ये बात समझ में आ गई होगी। फिफ्थ वाला आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग सिक्स्थ वाले पर और समझते हैं सिक्स्थ में हमसे क्या बोलना चाहते हैं। इन्होंने कुछ टिकट की बात की है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे करना है। पहले इसको रफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपको फिर से बता देते हैं कि अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो टेलीग्राम का नाम जो है हमारा चैनल का A² अकेडमी है। आप हमें सर्च कर सकते हो या फिर आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। हमसे डेली कांटेक्ट करने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप भी बना हुआ है जिस पर हम हमसे बात कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिक्स्थ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज एंड सम ऑफ 100 रुपीज। कुछ 100 रुपए के सिक्के, कुछ 100 रुपए के टिकट्स हैं, कुछ 200 रुपए के टिकट्स हैं। इफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वर सोल्ड, तो एक थिएटर जो है वो बेच रहा है कुछ 200 रुपए के टिकट और कुछ 100 रुपए के टिकट। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100। तो 100 रुपए वाली जो टिकट थी और 200 रुपए वाली जो टिकट थी, तो 200 रुपए वाली टिकट ना 100 रुपए वाली टिकट से 20 ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बताओ, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वाज 37,000। टोटल टिकट्स बिक गई सब की सब, तो बताना है कि वो 37,000 रुपए भी मिल गए। तो बताओ कि नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट कितनी बेची गई, ये बताना है। स्टूडेंट्स जरा क्वेश्चन को समझो। भाई इन्होंने कहा कि 200 रुपए वाली टिकट और 100 रुपए वाली टिकट जो थी, 200 वाली टिकट ना वो सोल्ड हुई है 20 ज्यादा सोल्ड हुई है, किससे? 100 रुपए वाली से। तो पहले पता चले कि 100 रुपए वाली टिकट थी कितनी। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट, 100 रुपीज टिकट, नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट, 100 रुपए वाली टिकट के नंबर कितने थे? x थे। इतनी टिकट थी, 10 15 जितनी भी टिकट रही हो 100 x थी। तो वो जो थी कौन? 200 रुपए वाली टिकट। नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट इज इक्वल टू, ये इससे 20 ज्यादा थी। 100 रुपए वाली टिकट से जितना भी नंबर था उसका 20 ज्यादा थी। अगर वो 10 थी तो ये कितनी थी? 30 थी। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज समझ ली। अब जरा आप मुझे ये बताओ भाई कि इसका टोटल रुपीज कैसे आएगा। आप अगर 100 रुपए के, सोचो, अच्छा 100 रुपए के 10 टिकट बेच डाले तो कितना रुपया आपको मिला? आप कहोगे सर 100 को 10 रुपए से मल्टीप्लाई, 10 टिकट से मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल 1000 रुपया मुझे मिलेगा। ये क्या था? ये टिकट थी। कितने रुपए वाली? ये टिकट थी 100 रुपए वाली। ये क्या था? नंबर था। क्या न, किस चीज का नंबर था? ये नंबर था हमारा, नंबर ऑफ टिकट था, कितनी टिकट बेची है वो। इसी तरह से आपने 200 रुपए की जो टिकट थी वो बेच दी 20 टिकट, तो कितना रुपया मिलेगा? तो कहोगे सर 4000 रुपया मिल जाएगा हमें। ये क्या था? ये टिकट थी 200 रुपए वाली, और ये क्या था? उसके नंबर था। क्या, कितने नंबर में बेचा गया? 20 टिकट थी तो 20 नंबर हो गए। तो इस तरह से हमारा टोटल रुपया निकल आया। अब आप कहोगे सर दोनों टिकटों को मिलाकर, ये जो मिलाकर पैसा आया है, ये आया है टोटल 5000 रुपए, राइट। इसी तरह से इन्होंने कहा है मुझे मिले हैं 37,000, 5000 नहीं मिले हैं, 37,000। ये तो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लेके समझाया। तो कैसे निकाला है जरा ये समझो। निकाला गया है टिकट का रुपीज कितना था और कितनी टिकट आपने नंबर बेचे हैं, तो इज इक्वल टू में टोटल इनकम आ जाएगी, राइट। तो हम जरा यहां पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस टिकट रुपीज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टिकट, नंबर ऑफ टिकट जितने नंबर में बेची गई 10 15 जो भी है, इज इक्वल टू से आता है टोटल इनकम कितनी हुई। टोटल इनकम निकलकर आती है। ये बात हमने यहां एग्जांपल से सीखी है। तो टिकट रुपीज कितना था, हम यहां पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। फॉर 100 रुपीज, 100 रुपीज के लिए बताओ कितना था। तो टिकट रुपीज था, 100 रुपए की टिकट थी। कितनी टिकट बेची गई? मैंने कहा x टिकट बेची गई थी। नंबर ऑफ टिकट कितना लेट किया था? x लेट किया था, तो x टिकट बेची गई। इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी। ये टोटल इनकम कौन सी है बेटा? ये इनकम समझो अभी, ठीक है। ये 100 रुपीज इनकम है बेटा, ये बात को समझना। 100 रुपीज इनकम, ये 100 रुपए की टिकट बेचने पर जो इनकम आई है ये वो है,
ठीक है, अब जरा हम सॉल्व करेंगे फॉर 200 रुपीज की जो टिकट बेची गई है उससे कितनी इनकम आई है। तो फिर से लिखो, 200 रुपए की टिकट थी, कितने नंबर में बेची गई, 20 ज्यादा टिकटें बेची गई थी 100 रुपए वाले से, तो यहाँ 20 रख दोगे, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 200 रुपीज इनकम आ जाएगा। ठीक है, इनकम, हाँ ये हमारा इनकम आ गया। अच्छा, अब टोटल इनकम कितना हुआ, तो 100 रुपए वाली टिकट से जितना इनकम आया हो और 200 रुपए वाली जितना इनकम आया हो टोटल ऐड कर दो, और टोटल ऐड करने से हमें पता चलता है कि टोटल 37,000 रुपए हमें मिले थे। टोटल कितने रुपए मिले थे, 37,000। तो हम यहां पर वही काम करेंगे, अब इनकी इनकम्स को ऐड कर देंगे। तो हमने यहां पर देखा कि भाई टोटल इनकम इज इक्वल टू 37,000, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था कि टोटल इनकम कितनी हुई 37,000। तो भाई टोटल इनकम कैसे आएगी, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज वाला इनकम जोड़ना पड़ेगा। ये जोड़ो दो 100x प्लस ये जोड़ दो, टोटल कितना आया था 200 और x प्लस 20 आया था, इज इक्वल टू में 37,000 रुपए मिल जाएंगे टोटल हमें। यहां पर आप चाहे लिख भी सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारी 1 और 2 बना लो यहां पर। तो यहां पर आप लिख देना, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसा आप लिख देना, तब इसके बाद ये आगे बढ़ाना। अब बताओ स्टूडेंट्स, ये हो गया 100x, ये हो गया 200x, ये हो गया 4,000 इज इक्वल टू में 37,000, राइट। 4,000 को उधर ले चले, माइनस कर दें, 100x 200x टोटल हो गया 300x, 300x आ गया, इज इक्वल टू में 37,000 माइनस 4,000। तो स्टूडेंट बताओ कितना आ गया, 37 में 4 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 33,000 क्या। तो वही लिखकर सॉल्व कर लो फिर। ये देखो, अच्छा ये 13 है, 300x है, इज इक्वल टू में 33,000। 300 को डिवाइड में ले चलें, 33,000 300 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, कितना आ गया 110 आ गया। स्टूडेंट्स x जो निकल कर आया वो आया 110। x क्या था, नंबर ऑफ टिकट थी 100 रुपए वाली, ऊपर लिखा था बट रफ कर दिया। 100 रुपए वाली टिकट कितनी थी, x थी, x क्या था 110, मतलब 100 रुपए वाली टिकट कितनी बेची गई है, 110 टिकटें बेची गई हैं। क्या इतनी बात समझ में आती है। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। इक्वेशन आपकी यहां बनकर तैयार हो गई थी, यही इक्वेशन बना बनाकर आपको करना है। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे हो, इसलिए एक ही वेरिएबल आपको देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों को बोला गया है वो हमारा 8th क्वेश्चन है, 8th नहीं स्टूडेंट 7th क्वेश्चन है। ये हम लोग 6th क्वेश्चन कर रहे थे यार, ये 6th क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं बाय मिस्टेक 7 लिख गया था। तो देखते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जरा आप क्वेश्चंस को ना पढ़ के सॉल्व करना शुरू कर चुके हुआ करो, क्योंकि नोट करने का तो काम है नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ जाए तो आप आगे भी बढ़ सकते हो मेरे से, ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 7th वाला। क्या दिया हुआ है जरा उसके बात करते हैं। Of the 3 consecutive natural numbers, 5 times of smallest number is 9 more than 4 times of greatest number। 3 नंबर हैं, छोटे वाले नंबर्स का 5 गुना बड़े वाले, सबसे बड़े वाले नंबर से, जो कि है जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, हमें नहीं पता क्या है, तो उसका जो है 4 गुने से 9 ज्यादा है, ऐसा इन्होंने बोला है। बाय हिंदी हमने आपको समझा दिया। करना क्या है जरा वो बताते हैं। स्टूडेंट देखो, पहली बात तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कौन से, वो भी नेचुरल होने चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। होल नंबर होता तो जीरो हो जाता, लेकिन नेचुरल होना चाहिए, जो कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, जो कि 1 स्टेप आगे बढ़ता है। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन समझाया था कि 1 स्टेप बढ़ता है तो लेट कैसे करना चाहिए। हमने कहा कि लेट जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर वो मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। स्टूडेंट्स इससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड नंबर क्या होगा। सेकंड नंबर x प्लस 1 हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। छोटे वाले नंबर, सबसे छोटा नंबर यही दिखेगा, सबसे बड़ा नंबर ये दिखेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलते हैं कि भाई सबसे छोटे वाले नंबर का 5 गुना बोला था, 5 टाइम्स, है ना।
हाँ 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये है क्या है, किसके बराबर है, ये है 9 मोर, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा होने का मतलब है प्लस होना, किससे ज्यादा है, 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, तो 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर से 9 ज्यादा है, तो 9 प्लस कर देंगे किससे, 4 नंबर से, 4 टाइम से किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का। अब बताओ जरा ये बात, ये हो गया 5x, ये हो गया 4x, यहां आ गया 8, ये आ गया 9, इसको उठा के इधर लाओगे 5x माइनस 4x, 9 8 17, ये हो गया x इज इक्वल टू 17, खत्म, इतना ही था। पहला नंबर क्या आ गया, x पहला नंबर था, फर्स्ट नंबर था x, जो कि क्या आ गया, 17 आ गया। यहां पर आप लिख सकते हो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, जो कि क्या आया है, 17 आया है। फिर उसके बाद में लिख सकते हो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 मतलब 18 आ सकता है। थर्ड नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर आ जाएगा x प्लस 2, मतलब 17 प्लस 2 इज इक्वल टू 19 आएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर। ऐसे ही आपको करना था और इसमें कुछ भी बड़ी साइंस नहीं है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों निकाल कर दिखा दिए गए हैं। यही इतना ही क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, बहुत छोटे में हो गया, समझ में भी आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। चलो तो क्या दिया हुआ है, आप पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो बोला है राजू सोल्ड अ बाइसाइकिल टू अमित और एट 8% प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट लेते हुए राजू ने अमित को एक साइकिल बेच दी। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग 54 रुपीज, अमित ने इस पर 54 रुपए 54 रुपीज और खर्चा किए, किसके लिए, रिपेयरिंग के लिए। फिर क्या हुआ, देन ही सोल्ड टू द बाइक टू द निखिल फॉर 1134, मतलब 1134 रुपीज में बेच दिया विद नो लॉस। बेटा लॉस नहीं खाया है और साथ ही साथ बोला है एंड नो प्रॉफिट, ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेज, राजू ने जिस परचेज किया था, जिस रेट पर परचेज किया था उस पर वो रेट बताओ कितना आएगा। तो पहले इसकी एक चेन बनाते हैं। राजू भाई साहब होशियार थे, कुछ रुपए का सामान लेकर आए, हमें नहीं पता कितने का लेकर आए, ठीक है, हमने कहा x रुपए का सामान लेकर आए। चेन को समझना जरा, x रुपए का जब राजू सामान लेकर आया तो राजू ने ये सामान पकड़ा दिया किसको, अमित को, राइट, हाँ अमित को पकड़ा दिया। ये हो गया अमित भाई साहब, तो अमित भाई साहब को 8% के प्रॉफिट पर पकड़ाया, मतलब 8% ज्यादा पैसा लिया होगा, ठीक है। फिर अमित भाई साहब भी होशियार निकले, अमित भाई साहब ने लेकिन यहां पर एक काम और किया था, क्या किया था, इन्होंने 54 रुपए और ज्यादा ऐड किए थे इसमें, अपनी तरफ से रिपेयरिंग के लिए भी लगाया। और फिर अमित ने इसको बेच दिया था किसको, अमित ने बेचा इसको निखिल को, निखिल को बेचा, हाँ निखिल को बेच दिया कितने रुपए पे, विद 1134 रुपीज में बेच दिया। और समझना बात को, ना तो प्रॉफिट लिया ना ही लॉस लिया, तो यहां पर 1134 रुपीज निखिल ने पे किया होगा, किसको, अमित को पे किया होगा, राइट। तो इन्होंने इनको बेचा और 1134 रुपए ले लिए। यहां पर ना तो प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ। बेटा ना प्रॉफिट ना लॉस कब होता है, जब आप 5 रुपए का पेन लेकर आओ और 5 ही रुपए में बेच कर आओ। तो आप कहोगे सर जितने का लाया था उतने का ही बेच आया, मतलब ना तो मुझे कुछ फायदा हुआ ना ही मुझे कुछ नुकसान हुआ, जितना रुपया मैंने दिया था उतना ही मुझे वापस मिल गया। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। बोला था राजू ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बेहतरीन है, अच्छे से समझना। हम लोग सबसे पहले ये लेट करेंगे कि राजू ने आखिर साइकिल खरीदी कितने में थी। तो हम क्या कहेंगे, लेट द प्राइस राजू परचेज, राजू की परचेज का प्राइस कितना था, x रुपीज था। बेटा 10 रुपए का सामान लेकर आए, 12 रुपए में बेचकर आए, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई आपने कुछ प्रॉफिट कमाया है। यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है परसेंट के हिसाब से, रुपए के हिसाब से नहीं दिया है। प्रॉफिट परसेंट में है तो पहले पता चले परसेंट निकालेंगे किसका, जितने रुपए पे सामान लेकर आते हो कॉस्ट प्राइस का, ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जिस पे ये खरीद के लाया है। ये जिस पे खरीद के लाया था कॉस्ट प्राइस, इसी का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इसी का परसेंट निकालो। तो हम कहेंगे कि राजूस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ था, राजू को प्रॉफिट हुआ था 8% का, राजूस प्रॉफिट 8%। तो 8%
ऑफ एक्स, एक्स का 8% उससे ज्यादा मिला, तो एक्स का 8% कैसे निकालोगे, एक्स का 8% का मतलब हो गया 100 से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा एक्स 8x अपॉन 100। इतने रुपए प्रॉफिट लेते हुए उसने बेच दिया। कहने का मतलब ये है 10 रुपए का सामान लेकर आया होगा, 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, टोटल 12 रुपए में बेच कर आया, ये प्रॉफिट है। बात को समझना, राजू का प्रॉफिट है, 2 रुपया प्रॉफिट जो ले रहे हो ये वही है, 2 रुपया प्रॉफिट उसने इतना कमाया। ठीक है, अब जरा सोचो 10 रुपए का सामान लेकर आए, 2 रुपए प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने पे बेचा, 12 रुपए पे बेचा। किसको बेचा, अमित को बेचा। ठीक है, तो अमित ने कितने में परचेज किया होगा, अमित ने परचेज किया है भाई, अमित ने परचेज किया है, राजू कितने में बेचा, जितने में राजू बेचेगा, राजू अगर 10 रुपए में अमित को बेच रहा होगा तो अमित ने 10 रुपए में परचेज किया होगा। समझ रहे हो, तो राजू ने बेचा था उसे, पहले तो कॉस्ट प्राइस निकाला होगा, 10 रुपए का लेकर आया था, साथ ही साथ उसने अपना प्रॉफिट भी लिया था इस पर से, तो जितने में अमित ने बेचा था उतने पे राजू ने खरीदा था। ठीक है, तो राजू ने जितने में बेचा था अमित ने उतने पर खरीदा था। अमित ने इतने पे खरीदा और साथ ही साथ अमित एडेड 54 रुपीज फॉर रिपेयर के लिए भी अमित ने इतने रुपए में रिपेयर के लिए 54 रुपए और खर्चा किए। तो भाई अमित को जो है x प्लस 8x प्लस 100 रुपीज की तो साइकिल पड़ी थी, साथ ही साथ 54 रुपए और देने पड़े थे। ये वही बात हो गई कि आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, उसमें इंक तो मिली ही नहीं, आपने 2 रुपए की और इंक बाहर से खरीदी, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, टोटल खर्चा हुआ इतना, और साथ ही साथ जो बाहर से 2 रुपया लगाया है वो वाला। एग्जांपल समझ में आया, क्लियर। ठीक, अब जरा बताओ अमित को टोटल साइकिल पड़ी इतने रुपए में, अब अमित क्या करता है, इतने ही रुपए का सामान इतने में ही बेच कर आता है। क्यों, क्योंकि उसको ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए। जब इतने ही रुपए का सामान इतने ही रुपए में बेचोगे तो इसका मतलब क्या होगा, अब कहां लिख दूं भाई, इसका काम खत्म हो गया, इसको देखो नोट कर लेना, इसका कोई काम नहीं बचा। तो देखो अमित ने किसको बेचा, अमित ने बेचा निखिल को, निखिल से कितना पैसा आया, इतना आया, ये पैसा किसके बराबर होगा, जितने पे अमित बेचेगा। अमित बेचेगा कितने पर, जितने का सामान खरीद के लाया था उतने पर ही बेचकर आएगा। क्यों, क्योंकि उसे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए। तो अमित का जो सेलिंग होगा, ठीक है बात को समझना, अमित ने जो सेल किया, अमित ने सेल किया कितने रुपए पर, x प्लस 8x अपॉन 100 प्लस 54, इतने रुपए में वो सेल करेगा। निखिल कितने रुपए में परचेज करेगा, इतने रुपए पे, मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है वो निखिल के इतने रुपए के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने इतने रुपए में बेचा, और इतने रुपए में निखिल को बेचा तो निखिल से इतना रुपया वापस लिया। ठीक है, तो इसका बेचने वाला प्राइस 10 रुपए में बेचा होगा, इसने 10 रुपया यहां से लिया होगा, तो इतने रुपए में बेचा और इतना रुपया वापस लिया, तो बेचने वाला प्राइस और खरीदने वाला उसका प्राइस दोनों बराबर रहेगा। समझ रहे हो बात को, इसको ऐसे समझो, दुकानदार से आपने 10 रुपए का पेन लिया तो आपने तो खरीदा, ठीक है, आपका खरीदा हुआ 10 रुपया, उसका जो खरीदने मतलब उसने दुकानदार ने जो बेचा है 10 रुपए का पेन बेचा ना, तो उसका बेचने का प्राइस 10 रुपया और आपके खरीदने का प्राइस 10 रुपया, दोनों बराबर रहा। तो अमित का बेचने वाला प्राइस इतना और निखिल का खरीदने वाला प्राइस इतना, दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक, अब जरा ये बात समझो कि जब इक्वल है तो अब यहां से एक इक्वेशन बनती दिख रही है, इक्वेशन बनती दिख रही है तो क्या आ जाएगा, अब इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ये इसका कोई काम नहीं बचा। ठीक है, अब इसका कोई काम नहीं बचा, हम लोग बस इतने में खेलेंगे। तो बताओ भाई, ये 54 था, उधर गया माइनस में, पहली बात तो ये नीचे यहां पर 1 ले लें, 100 बन जा 100 को x से करेंगे 100x प्लस 8x इज इक्वल टू में 1134 माइनस 54, और बताओ ये डिवाइड में है, ये हो गया ऊपर 108x, यहां पे कितना आएगा 0, 13 में 5 गया 8, खत्म, इतना ही, या फिर 9 भी आ जाएगा, नहीं 1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 0, 4 में 4 गया 0, 13 में 5 माइनस किया तो 8, यहां बच गया 10, मतलब 1080 आ जाएगा। ठीक, अब जरा बताओ इसको यहां डिवाइड में लेकर आओ, दोनों डिजिट एक जैसी दिख रही है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108 अपॉन 108, 108 बन जा 108, मतलब x की वैल्यू आ गई 10 रुपए, x की वैल्यू 10 रुपए आ गई। राजू जो है 10 रुपए में खरीद के लाया था सामान को, समझ गए। ये ऐसे ही क्वेश्चन करना था, पहले वाला मिटा दिया था, वरना पहले वाला लगा होता तो समझ में आता, जो लेट किया था वो x रुपए ही लेट किया था। तो x रुपए कितना निकल कर आ गया 10 रुपए, राजू 10 रुपए की साइकिल खरीद के लाया था, 8% में प्रॉफिट बेच कर आया, इसी तरह से 54 रुपए उसने और मिलाए, इस तरह से धीरे धीरे करते करते वो पहुंच गए 1134 रुपए तक।
समझ रहे हो बात को बेटा? कुछ गड़बड़ लग रही क्या? 1134 रुपए जब इसके पास आ गए तो 10 रुपए की साइकिल कैसे पड़ जाएगी भाई? हाँ 10 रुपए की साइकिल तो फिर तो गड़बड़ हो गया कुछ तो। एक मिनट देना स्टूडेंट जरा। हाँ बेटा ये दिक्कत कर गया बेटा। यहां पर जो है आपका ये जो डिवाइड का हैंडल था ना वो भी तो आएगा 00, राइट? ये चीज छूट गई थी। 00 आया तो यहाँ पे 00 हो गया। वही हमको अंदाजा लग गया भाई कि 10 रुपए का सामान 1134 रुपए तक कैसे पहुंच सकता है जब 54 रुपए जोड़े गए हैं। 8% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट तो भाई ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए होता है। 10 का अगर 8% निकालोगे ज्यादा ज्यादा 8 रुपए निकल कर आएगा। और कितना आ जाए? 8% क्यों, वो भी 8 पैसे 80 पैसे निकल कर आएगा, खाली 8 रुपए भी नहीं आएगा। तो 1134 पहुंच ही नहीं सकता था। ठीक है, वहीं से अंदाजा लग गया। यहाँ 0 कम पड़ गया था, वही 2 जीरो। यहाँ पे अब कितने जीरो बच गए? 3 जीरो। तो साइकिल कितने की पड़ गई आपको? 1000 रुपए की। राजू को साइकिल पड़ेगी 1000 रुपए की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, नोट करके आप लोग रखे होगे, नहीं रखे हो तो टेंशन मत लो यार, पीडीएफ आपको मिलनी ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या है वो समझो। तो क्रिकेट प्लेयर है, कुछ स्कोर कर रहा है। देखते हैं क्या स्कोर कर रहे हैं भाई साहब। आ जाओ। इन्होंने हमसे कहा कि एक क्रिकेट प्लेयर है, स्कोर करता है 180 रन बनाता है, 180 रन बनाता है इन द फर्स्ट मैच, पहले मैच में, एंड 257 रन्स इन सेकंड मैच, दूसरे मैच में बना लिया। ठीक है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ द रन्स इन द 3 मैचेस ऑफ 230। भाई देखो सिंपल सी बात है, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है। एवरेज वाला क्वेश्चन है तो एवरेज का आपको मेथड पता होना चाहिए। क्या होता है एवरेज का मेथड? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ये नंबर आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई पहला मैच जब हुआ, जो फर्स्ट मैच स्कोर था वो कितना था? पहले मैच का स्कोर था 180 रन। ठीक है, ठीक है भाई, 180 रन निकल कर आ गए। फिर सेकंड मैच का जो स्कोर रहा है, सेकंड मैच स्कोर वो कितना रहा है? 257, मतलब 257 रन। ये भी बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि आपको एवरेज 230 बनाना है। तीसरा मैच का रन कितना बनाया जाए, तीसरे मैच में कितना स्कोर किया जाए, ये हमको बताना है। तो भाई एवरेज जो बनना चाहिए उस ऐसा रन बना लो कि जो इन तीनों का एवरेज जो आए वो 230 रन आए। बात को समझ रहे हो? तो यहां पर क्या रखें हम आखिर कि जो दो तीनों को मिलाकर 230 एवरेज निकल कर आए। तो हमने कहा कि भाई लेट कर लो, इसका अगला वाला जो नंबर है ना वो अब आप क्वेश्चन को ऐसे करोगे, लेट द थर्ड मैच रन इज इक्वल टू एक्स। कितने नंबर बना लिए? एक्स नंबर बना लिए। एवरेज का फॉर्मूला अभी बताया मैंने कि एवरेज का होता है सम ऑफ ऑल डाटा। ये तीनों डाटा को सम करेंगे, एवरेज ये बन जाएगा। जरा बात को समझो। एवरेज इज इक्वल टू होता है आपका 180 प्लस 257, और तीसरे मैच में कितना बना ले? तो हमने कहा एक्स रन बना लो, तो आपका टोटल एवरेज इतना आ जाएगा 230। लेकिन यहां डिवाइड भी कराना पड़ता था, किससे? नंबर ऑफ डाटा कितने हैं? 1 2 3 डाटा है, 3 से डिवाइड। एवरेज कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। तो यहां रख दिया 230, मतलब 200। अच्छा यहां पर अब ऐड भी करा लो साथ ही साथ। 180 257 ऐड हुआ, कितना आ जाएगा? 7 8 5 13 कैरी 1, ये हो गया 4। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। फिर उसके आगे यहां पर आ जाएगा x और डिवाइड बाय 3। बेटा 3 जो है डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में। तो 230 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 437 प्लस x हो जाएगा। और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 437 प्लस एक्स। इसको माइनस में कर दें क्या? 690 माइनस 437 इज इक्वल टू एक्स। 10 में 7 माइनस हुआ 3 बच गया, 8 में 3 माइनस हुआ 5 बच गया।
हाँ 6 में 4 माइनस हुआ 2 बच गया। तो कितना रन बनाना चाहिए थर्ड वाले मैच में? थर्ड वाले मैच में एक्स का मतलब हो गया 253 रन बनाने चाहिए। ये हमें इस क्वेश्चन से पता चला। क्लियर? आई होप पूरा चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन्होंने कहा सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। ठीक है, सुधीर की जो आज की एज है वो वीरू की एज की 3 गुना से 5 ज्यादा है, ऐसा बोला है। 3 टाइम्स से 5 मोर है। ओके, अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल की जो एज है वो सुधीर की एज का हाफ है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूज एज इज 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6, देन फाइंड द वीरूज एज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को बहुत क्रिटिकल बना दिया गया है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कर ना सको। क्वेश्चन के वर्डिंग को समझो, बहुत अच्छी वर्डिंग बोली गई है, वो अगर समझ में आ गई तो समझो पूरा क्वेश्चन आपका हैंडल हो गया और कुछ भी इसमें नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखते जाओ कि क्वेश्चन में मैं समझाने क्या वाला हूं, जरा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर जो है मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर उसके आगे करना शुरू करेंगे। इन्होंने कहा है कि सुधीर की जो आज की एज है भाई, वो वीरू की जो एज है उससे 3 गुने से 5 ज़्यादा है, मतलब 3 टाइम्स कर दो और फिर 5 ऐड कर दो तो आपको सुधीर की एज निकल आएगी, ऐसा इन्होंने बोला है। क्लियर है बात? अनिल की जो एज है वो आधी है। किसकी आधी है? हाफ द एज ऑफ सुधीर की आधी एज जो है वो अनिल की एज बना देगी। अच्छा, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर एंड वीरू और सुधीर की एज का सम कर लो, फिर उसका रेशियो निकालो किसके साथ में? 3 टाइम्स ऑफ अनिल एज। अनिल की एज के 3 टाइम्स का रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो आएगा 5:6। देन फाइंड द वीरूज एज, क्या होगी ये बताना है। भाई देखो सिंपल सी बात है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए लेट क्या करें। इन्होंने कहा सुधीर प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ एज ऑफ वीरू। तो वीरू की 3 गुने से 5 ज्यादा है। ठीक है, किसकी? सुधीर की एज। अच्छा, क्या लेट किया जाए भाई? तो अगर मैं ये बोलूं कि वीरू की एज अगर x हो जाए तो सुधीर की एज जो आएगी वो वीरू की एज के 3 गुने से 5 ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मुझे कुछ समझ में आया। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं, आप लेट करके चलो। लेट द एज ऑफ वीरू इज इक्वल टू x आएगा। ठीक है, अगर इसकी x है तो अब सुधीर की एज क्या होगी? सुधीर की एज होगी वीरू की एज के 3 टाइम्स से 5 मोर। तो सुधीर एज क्या हो जाएगी? सुधीर एज, तो यहां पर आप कहोगे सर वीरू की एज का 3 टाइम्स, ये वीरू की एज थी x का 3 टाइम्स से 5 मोर, x के 3 टाइम्स से 5 मोर हो जाएगी। ये किसकी एज आ जाएगी? सुधीर की एज आ जाएगी। स्टूडेंट्स, आगे जो इन्होंने हमसे बोला है अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर, तो सुधीर अनिल की जो एज है, अनिल्स एज जो है स्टूडेंट्स वो सुधीर की एज का हाफ है। सुधीर एज हाफ का मतलब हो गया डिवाइड बाय 2। तो सुधीर की एज कितनी आ जाएगी? 3x + 5 और अब डिवाइड बाय 2। ये थी ना सुधीर की एज, तो सुधीर की एज रख के डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया अनिल्स एज। आपने यहां पर ध्यान दिया होगा कि एज ऑफ वीरू भी निकल आया, सुधीर की एज भी निकल आई, अनिल की एज भी निकल आई। तीनों की एज जब निकल आई है तो बचा फिर क्या? ये देखो वीरू की एज, तीनों की एज पता चल गई। तीनों की एज पता चल गई है, अब हमको बताना है इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर एंड वीरू। तो वीरू और सुधीर के सम, पहले तो यहां ऐसे लिख लो, वीरू और सुधीर बोला है ना, हाँ, सुधीर प्लस वीरू, इसका रेशियो, इनकी एज का सम का रेशियो वो किसके साथ? रेशियो अनिल की एज के साथ। और अनिल भी क्या? अनिल का 3 टाइम्स बोला है, अनिल भी 3 टाइम्स बोला गया, ये भी याद रखना। इज 5:6, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है, ये हम लोगों को समझ में आया।
सम ऑफ द एज ऑफ सुधीर एंड वीरू टू द 3 टाइम्स ऑफ अनिल। ये रेशियो निकला है 3 टाइम्स ऑफ अनिल। क्लियर, 5:6 आ गया। बस वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। देखो भाई यहीं पर बता देते हैं, देखते जाना। सुधीर की एज रखो लो, कितनी आ जाएगी 3x + 5 आ जाएगी, प्लस वीरू की एज रख लो, कितनी आ गई x आ गई, डिवाइड बाय। यहां पे देखो मैं ऐसा समझाता हूं कि अभी ना ये अनिल की एज आप रखने में थोड़ा गड़बड़ा जाओगे, तो अभी क्या करो कि अनिल की एज को ऐसे ही रखा रहने दो, 3 × अनिल रखा रहने दो, = में देखो 5/6 है। क्या आप इतना मेरे बात से इतना सेटिस्फाइड हो कि 6 को इधर ले आना चाहिए और इस चीज को इधर ले जाना चाहिए? ये डिवाइड किया इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, ये 6 को इधर मल्टीप्लाई भेज दो 6, और साथ ही साथ 3x और x, 3x और x 4x, तो यहां हम लिखेंगे 4x + 5 = में, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड वाली चीज 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 5 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो 15 और अनिल आ जाएगा। 15 अनिल आ गया। अनिल आ गया का अनिल का मतलब है अनिल की एज रखो। तो देखो साथ ही साथ 6 4 24x, 6 को 5 से किया 30, तो 15 × अनिल की एज कितनी थी 3x + 5 डिवाइड बाय 2, तो हमने यहां पे रख दिया 3x + 5 डिवाइड बाय 2। और अब और अच्छे से समझो, ये जो 2 है ना डिवाइड में, अब इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 24 को 2 से करेंगे आ जाएगा 48, ये हो गया 60, 15 3 = 45x, 15 5 = 75। बेटा 45 को इधर ले आओ, 60 को उधर ले चलो, तो 48x - 45x = 75 - 60। 48x में से 45x माइनस हो गया, बच गया 3x, और यहां पर आ जाएगा 15। x को 3 को डिवाइड करा दो 15 से, 3 5 = 15, x की वैल्यू आ गई 5। यही आपको निकालना था। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गई करके। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। यहां से निकालना क्या था हमको, फाइंड द एज ऑफ वीरू। वीरू की एज निकालनी थी। ये देखो वीरू की एज x थी, तो x कितना निकल कर आ गया 5, मतलब वीरूज एज जो है वो है 5 years old। क्लियर, समझ में आ गई बात? एक्सरसाइज करने में मजा आई मेरे साथ? अगर आई है तो कमेंट करके जरूर यस नो में जरूर जवाब देना कि हाँ सर कुछ सीखने को मिला या कुछ बोरिंग लगा, कुछ जैसा भी आपका रिमार्क चाहो वैसा दे सकते हो। स्टूडेंट्स 1-1.5 घंटे से पूरी एक्सरसाइज लगा रहे थे, धीरे धीरे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपकी एक्सरसाइज आपने मेरे साथ सॉल्व की है, अच्छा लगा होगा पढ़ने के बाद में। ठीक है, अगर सेशन ज़्यादा लंबा लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो यार, या फिर मैं क्या करूंगा इसके 1 by 1 क्वेश्चन 10 सेशन के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा ऐसा कुछ सोचना है कि सेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो मैं ऐसा करता हूं कि हर सेशन के अंदर में से एक एक क्वेश्चन को काट काट के अलग अलग से वीडियो बना के दे देता हूँ, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, आराम से आप कर पाओगे। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? अच्छा, वो तो बाद की बात है, जब करेंगे तब करेंगे। तो बात यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से कि आपको सेशन में मजा आई हो तो आप सेशन को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों आने वाला जितना भी सॉल्यूशंस है आपकी बुक का वो सब आपको इसी के थ्रू मिलेगा। जब तक आप सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आपको रोज सर्च करके ही आना पड़ेगा। राइट, तो इससे अच्छा है कि नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर लो। ओके फ्रेंड्स, अच्छा यहां तक की बात अगर समझ में आ गई हो तो एक चीज और बताना चाहूंगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको सब किसी न किसी सोशल मीडिया के मिलेंगे। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम कहीं भी आप चाहो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सबको मजा आई होगी। तो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।